Good morning. Today is 12 December 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. आज भी थोड़ा लेट है, हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि हमारी डिस्कशन का जो स्टार्टिंग टाइम है वो 7 बजे इन द मॉर्निंग रखा जाए और धीरे धीरे इसी की ओर हम जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है वो पूर्व एयरफोर्स चीफ एसपी त्यागी के अरेस्ट से रिलेटेड है। देखिए, ये फॉर्मर हमारे एयरफोर्स के चीफ थे और इन्होंने स्कैम किया अगस्ता वेस्टलैंड के जो चोपर्स थे, वीआईपी चोपर्स थे, उनके खरीदारी में। ये देखिए, थोड़ा सा इस पर हम नज़र डाल लेते हैं। वैसे तो देखिए बिल्कुल डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 1 मिनट के अंदर अंदर इस पर थोड़ा नज़र डालते हैं। 1999 में हमारी एयरफोर्स ने कहा कि हमें वीआईपी चोपर्स चाहिए, तो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा ठीक है आप ले लीजिए। 12 चोपर्स देने की बात हुई और अगस्ता वेस्टलैंड से ये चोपर खरीदे जाने थे। 3,726 करोड़ में ये डील साइन हुई। और देखिए उसके बाद में 2011 में एक मामला सामने निकल के आया। अभी तक इन एयरक्राफ्ट की यानी वीआईपी जो चोपर्स थे इनकी डिलीवरी भी नहीं हुई थी कि ओरसी जो चीफ हैं, ये इनकी पेरेंट कंपनी है जो जिनका नाम है फिनमे कैनिका, और ये अगस्ता वेस्टलैंड की पेरेंट कंपनी है। तो इसके चीफ की अरेस्ट हुआ इटली में यह सामने पेपर्स निकल कर आए कि इन्होंने जो ये अगस्ता वेस्टलैंड चोपर्स बेचे जाने थे इंडियन एयरफोर्स को, उसमें कुछ घोटाला हुआ है, कुछ रिश्वत की लेन देन हुआ है। इसी के मद्देनजर ओरसी इस कंपनी के जो सीईओ है वो गिरफ्तार हुए इटली के अंदर। जब वो इटली के अंदर गिरफ्तार हुए तो हमारे देश में भी देखने को मिला कि कैसे वो गिरफ्तार हुए। यानी हमारे एयरफोर्स ने भी, अगर वहां से किसी ने रिश्वत ली है तो यहाँ से किसी ने ली, मतलब वहां से किसी ने दी है तो हमारे यहाँ से किसी ने तो ली है ना। तो इसीलिए पूरा जो स्कैम उजागर हुआ इंडिया में, इसकी जांच शुरुआत हुई। सीबीआई ने केस रजिस्टर किया 2013 के अंदर में। 2013 के अंदर में यूपीए ने जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी प्रोब का गठन किया। 2014 में देखिए हमने कहा कि हमें खरीदने ही नहीं, हमने वो टर्मिनेट कर दी पूरी की पूरी डील, हमने कहा हमें नहीं चाहिए। और 2001 यूटर्न आया। देखिए ये सब केस उजागर होने के बाद में 2014 में एक यूटर्न आया कि ओरसी जिनके ऊपर ब्लेम था कि उन्होंने रिश्वत दी है इंडियन एयरफोर्सेस के पर्सनल को, यानी हमारे एयरफोर्स चीफ को, फॉर्मर एयरफोर्स चीफ को, उनको जो छोटी कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, रिहा कर दिया गया, इक्विट कर दिया गया कि ओरसी ने कुछ नहीं किया। और फिर देखिए यह बातें निकल कर आई कि उन्होंने जब कुछ दिया ही नहीं तो हमारे देश में भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक दोबारा इस केस ने पलटी मारी 2016 के अंदर में एक उनकी हाईकोर्ट यानी इटली की हाईकोर्ट ने फिर से उनको दोषी ठहरा दिया ओरसी को कि आपने साफ साफ रिश्वत दी है। तो उसी के मद्देनजर अब दोबारा से इन पे सुई आ गई एसपी त्यागी पर, और सीबीआई ने पूरी जांच के बाद 2-3 दिन पहले उनको अरेस्ट कर लिया। कल परसों की न्यूज़ थी। तो देखिए और कौन से फैक्टर्स रिलेटेड हैं। और देखिए यह पहली बार नहीं हुआ किसी हमारे वरिष्ठ मिलिट्री अधिकारी का नाम सामने आया है। इससे पहले भी 1986-88 का ये केस था, एडमिरल नंदा, इन पर करप्शन के चार्जेस लगे थे। इन पर चार्जेस लगे थे कि सबमरीन खरीदी जानी थी जर्मनी से, उसमें इन्होंने रिश्वत ली है। तो देखिए 20 साल के लंबे अंतराल के बाद में, यानी 88-86 में इन पर करप्शन के चार्जेस लगे और 20 साल केस लड़ने के बाद में ये इक्विट हो गए। कोर्ट ने कहा कि इनफ प्रूफ नहीं है इनके खिलाफ में, सीबीआई ने मान लिया कि इनफ प्रूफ नहीं है। और एक ये हाई प्रोफाइल केस सुशील कुमार का केस भी था। ये देखिए ये केस सामने आया था 2006-07 के आसपास में शायद। इन पर आरोप लगे कि इन्होंने बराक मिसाइल जो कि इजराइल से खरीदी जानी थी, यानी इजराइल के साथ में हमारा जो जॉइंट वेंचर है बराक मिसाइल से रिलेटेड, इनमें इन्होंने रिश्वत ली है। तो सुशील कुमार ने क्या किया, सुशील कुमार ने एक इंटेंसिव यूज किया आरटीआई का और 7 साल तक एक केस लड़ने के बाद में कोर्ट ने इन्हें रिहा कर दिया। कोर्ट ने कहा नहीं, इनके खिलाफ में इनफ सब्सटेंस नहीं है। तो देखिए यह केस तो अलग है। इस केस में तो साफ साफ इटली से हमें सबूत मिले हैं, इटली की कोर्ट ने उनको अभी उन पे चार्जेस लगाकर उनको सजा भी हो गई है। तो ये केस में तो साफ साफ सबूत देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इससे होता क्या है, इन चीज़ों से आर्मी का एक मोराल जो है वो डाउन हो जाता है। एक इमेज जो है आर्मी की, अच्छी इमेज है जनता के बीच में, वो स्पॉइल हो जाती है। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि इस तरह के केसेस को सिर्फ एक अधर में ना छोड़ दिया जाए। ऐसा ना हो कि 7-8 साल ये केस चले बाद में वो रिहा हो जाएं। तो सीबीआई पर यह जिम्मेदारी है कि वो इस केस को अंत तक लेके जाए और एक अच्छे सिरे से इसकी जांच की जाए। तो ये पूरा आर्टिकल था। अगला जो आर्टिकल है वो एलोपो से रिलेटेड है। एलोपो आपको पता होगा, पहले भी हमने डिस्कस किया था। सीरिया के अंदर में ये एलोपो सिटी है और पूरे सीरिया में एक वार चल रहा है और फिलहाल एलोपो इसका केंद्र है। एलोपो में सीरिया और रशिया की फोर्सेस लड़ रही हैं रिबल्स के खिलाफ में।
तो देखिए इस बात की पूरी शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए शुरुआत तो आपको पता ही होगा, सीरिया सिविल वार जब हुआ, यानी जो अरब में स्प्रिंग रेवोल्यूशन आया, यानी जो वहाँ की मोनार्कीज थी, ऑटोक्रेटिक रेजीम थे, वहाँ एक क्रांति उभर कर सामने आई। तो कई कई देशों में, जैसे ट्यूनीशिया में सबसे पहले सामने आई, इजिप्ट में भी हुई जहाँ मोरसी आए और मुबारक को, होस्नी मुबारक को हटाया गया, और सीरिया में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन सीरिया में यह कहते हैं कि ये जो रेवोल्यूशन था वो अंदरूनी हिस्सों से उभर कर ना कर एक बाहरी हिस्सों से कहने का मतलब है दूसरे देशों ने इस चिंगारी को हवा ज़्यादा दी और मल्टीपल सेंटर्स यहां पर उभर कर आए। कैसे? देखिए असद का रजीम है सीरिया के अंदर में असद का रजीम है, तो मल्टीपल सेंटर्स वहां उभर कर आए। कुछ लोग यानी अल नुसरा जो अलकायदा का फ्रंट है, बाद में आईएस भी यहाँ पर उभर कर आया। तो एलोपो सिटी पर आईएस का कब्जा ना होकर जो अलकायदा से रिलेटेड फ्रंट्स हैं, अल नुसरा, इनका कब्जा था। और काफ़ी टाइम से जो असद हैं इसको छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो छुड़वा नहीं पा रहे थे। जो असद का रजीम है, यानी सीरिया में जो फिलहाल राज कर रहे हैं असद, इनकी काफ़ी स्थिति कमज़ोर हो गई थी। और जो रिबल्स हैं नुसरा, इनको यूएस जैसी कंट्री सपोर्ट करते हैं, सऊदी अरेबिया, यूएस, क्योंकि वो असद के खिलाफ है। यूएस जो है और जो सऊदी अरेबिया, इनके एलाइज हैं, सऊदी अरेबिया, ये सब असद के खिलाफ हैं। और देखिए इस पूरे के पूरे सिनेरियो में चेंज तब आया जब रसिया ने घोषणा की। रसिया ने कहा हम असद का साथ देंगे, तो असद के साथ में रसिया ना आकर, और ईरान भी आए, और मोरल सपोर्ट तो चाइना ने भी दी। जब रसिया अपने हथियार लेके सीरिया की धरती पर पहुंचे और एलोपो पर बमबारी करने लगे, तो पूरे के पूरे सिनेरियो में चेंज आ गया। असद की पोजीशन जो वीक थी वो एकदम से मजबूत होनी स्टार्ट हो गई। तो ये सब तो छोड़िए, देखिए अभी फिलहाल का जो केंद्र था वो एलोपो था। एलोपो में वार चल रहा था। एक तरफ थे, यहां से देखते हैं हम, एक तरफ थे सीरिया की फोर्सेस, प्लस में रशिया, ये बमबारी कर रहे थे एलोपो के अंदर। प्लस में दूसरी जो थे वो रिबल्स थे। रिबल्स के अंदर अल नुसरा और अलकायदा से रिलेटेड ये हैं। और आयरनी देखिए तालिबान में, और कितने सालों से यूएस कहता है कि हम वार लड़ रहे हैं। इस तरह से मतलब और भी ऐसे बहुत सारे रिबल्स हैं। अल नुसरा की बात छोड़िए, और भी बहुत सारे ऐसे रिबल्स हैं जो एलोपो में लड़ रहे हैं और जिनको यूएस सपोर्ट कर रहा है। तो मतलब एक देश में आप साथी हो, एक देश में आप दुश्मन हो। तो एलोपो में ये लड़ाई चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा गंभीर संकट पैदा हो गया। काफ़ी दिनों से ये लड़ाई चल रही थी, और बीच बीच में देखिए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ पर उत्पन्न हो गए। पानी की प्रॉब्लम्स, एमिनिटीज़, बेसिक एमिनिटीज़, पूरी की पूरी सिटी तबाह हो गई यहाँ पे। ये देखिए आप इस फोटो से पता लगता है कि कितना गंभीर वहाँ पे बमबारी, या फिर कितना पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया। ऊपर वाली पिक्चर देखिए और नीचे वाली पिक्चर देखिए, क्या था ये शहर और क्या हो गया है। एलोपो एक एंशिएंट सिटी थी, एक हेरिटेज सिटी थी, और पूरी की पूरी सिटी तबाह हो गई। ये माइग्रेंट क्राइसिस वहाँ पर पैदा हो गए हैं। तो देखिए बीच बीच में हुआ ऐसे कि रशिया ने और सीरिया ने एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कॉरिडोर भी प्रोवाइड किया। कॉरिडोर यानी माइग्रेंट्स को जाने देने के लिए, सिटी से निकलने देने के लिए कि आप चले जाइए, यहाँ पर वार चल रहा है। लेकिन कुछ लोग फिर भी अपनी मातृभूमि को छोड़कर जाना नहीं देना चाहते। और दूसरा देखिए दोनों साइड कहती हैं, रशिया और सीरिया यह कहते हैं कि जिन्होंने बमबारी करी कि जो रिबल्स हैं वो यूज करते हैं जनता का बचने के लिए, यानी वो उनको आगे रखते हैं और इसीलिए वो बमबारी में मारे जाते हैं। और जो रिबल फोर्सेस है ये कहते हैं कि इन्होंने हॉस्पिटल्स को भी नहीं छोड़ा। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। लेकिन अभी 85% जो सिटी है, यानी एक कंक्लूजन निकलता दिखाई दे रहा है। 85% सिटी पर कब्जा अभी सीरिया फोर्सेस का हो गया, यानी असद फोर्सेस का हो गया। अब ये दिनों की बात है, यह बस दिनों की बात है कि जल्द से जल्द वो, अब कुछ भी इसमें दो राय या डाउट नहीं है कि वो इस पूरी सिटी पर कब्जा कर लेंगी। यानी एलोपो सिटी पर जिस पर सीरिया की फोर्सेस कब्जा करने की कोशिश कर रही थी, वो अब इनका कब्जा हो जाएगा। अब देखना यह बाकी है कि असद जो फिलहाल सीरिया के प्रेसिडेंट है, इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। यानी या तो देखिए एक और सिटी है, दूसरी सिटीज़ पर जिन पर अभी भी रिबल फोर्सेस का कब्जा है, या उन सिटीज़ पर अब कब्जा करने के लिए अपनी फोर्सेस ले जाएंगे, या फिर ये क्या करेंगे, असद एक बातचीत का चैनल खोल देंगे। यानी अब उनकी सिचुएशन मजबूत हो गई है, असद अब मजबूत हैं, तो वो एक बातचीत का चैनल खोल देंगे कि हाँ भाई अब हम मजबूत हैं, तो आप नेगोशिएशन कर लीजिए यूएस के साथ में और बाकी सारी कंट्रीज, ताकि एक मिल बैठकर एक सीरिया की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए। और इससे फ़ायदा असद को यह भी होगा कि फिलहाल जो उनकी आर्मी थकी हुई है, एक रिफ्यूल हो जाएगी उनकी आर्मी, और एक री एनर्जाइज कर सकेंगे। तो यह पूरा आर्टिकल था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल यह भी नहीं है, और क्योंकि बिल्कुल डिटेल में यूपीएससी नहीं पूछेगी व्हाट इज़ द इशू ऑफ एलोपो एंड हाईलाइट दिस। बस एक आप एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, आतंकवाद के रूप में कैसे ये हमारी सिटीज़ तबाह हो रही है, माइग्रेंट क्राइसिस में इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने ये डिस्कस किया।
ये जो आर्टिकल है करप्शन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो ये आर्टिकल है। सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। आज से क्या है, हम इंडियन एक्सप्रेस के भी आर्टिकल डिस्कस करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस के, लेकिन इस वीडियो में नहीं करेंगे। जो सबसे पहला दिन में हमारा वीडियो आएगा वो सिर्फ द हिंदू के आर्टिकल्स का होगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको टाइम नहीं मिल पाता, वो सिर्फ द हिंदू पढ़ना चाहेंगे, तो ये वीडियो सिर्फ द हिंदू का हमारा रहेगा। और उसके बाद हम कुछ प्लान करते हैं ऐसा कि इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल डिस्कस करके, या फिर जो भी कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो टाइम्स ऑफ इंडिया का या फिर मिंट का, ज़्यादा फोकस हमारा वैसे इंडियन एक्सप्रेस पे ही रहेगा। ज़्यादा न्यूज़पेपर में जाने की आवश्यकता है नहीं। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर द हिंदू कोई आर्टिकल छोड़ता है तो इंडियन एक्सप्रेस उसको कवर कर लेता है, तो हमारा फोकस इस पर ही रहेगा। इसके अलावा कुछ हम ऐसा प्लान कर सकते हैं कि जो न्यूज़ है, देखिए न्यूज़ वैसे तो हमेशा से यही एक इम्पोर्टेंट है कि जो आर्टिकल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनका वो आर्टिकल्स आ जाता है। यानी देखिए अब कल देखिए ये अरेस्ट हुए जो हमारे फॉर्मर एयर फोर्स चीफ तो एसपी त्यागी थे, वो न्यूज़ आज आर्टिकल बन के आ गया। यानी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है आज नहीं तो कल उनका आर्टिकल आ जाता है। जब हम 2 न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस, तो डेफिनेटली वो न्यूज़ कवर हो ही जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी न्यूज़ है जैसे कि इकोनॉमिक्स की न्यूज़ होती है, इकोनॉमिक्स की न्यूज़ या फिर इन्वायरमेंटल की न्यूज़, ये एडिटोरियल में ज़्यादातर कवर नहीं होती, और एडिटोरियल में ज़्यादा फोकस रहता है कई बार पेपर 2 या पेपर 3 पे। तो ये न्यूज़ कई बार पेपर 2 पे ज़्यादा रहता है आमतौर पे, तो पेपर 3 कई बार रह जाता है, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक। तो देखिए कोशिश करते हैं, एक कोशिश तो कर ही सकते हैं, पता नहीं हमारी योजना सफल होगी या नहीं होगी, कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि न्यूज़ भी डिस्कस कर सकें। तो ये आर्टिकल जो है करप्शन से रिलेटेड आर्टिकल है। देखिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में आया था, और अभी उसमें अमेंडमेंट की गई, यानी 2013 में यूपीए के टाइम में। मैं इसका थोड़ा ब्रीफ बताता हूँ आपको क्या हुआ था। आपको याद होगा यूपीए गवर्नमेंट में एक ज़बरदस्त क्राइसिस पैदा हुए थे, पॉलिसी पैरालिसिस, आपको याद होगा पॉलिसी पैरालिसिस पैदा हुआ था। करप्शन के चार्जेस बहुत ज़्यादा लगे थे, 2G स्कैम, कोयला स्कैम और बहुत सारे स्कैम्स, कॉमनवेल्थ स्कैम्स। तब क्या हुआ था, एक डिमांड उभरी थी, जनता से एक डिमांड उभरी थी कि आप करप्शन को रोकिए। तो सरकार ने दिखाने के लिए जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है उसमें सुधार के लिए अमेंडमेंट लाने की कोशिश की। इसी बीच सत्ता में चेंज आया और एनडीए गवर्नमेंट सत्ता में आई, तो एनडीए गवर्नमेंट ने उसमें थोड़ा और भी चेंज लाया। तो उसी पे ये आर्टिकल है, और योगेंद्र यादव बहुत अच्छा आर्टिकल लिखते हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज में इन्होंने आर्टिकल लिखा है। और देखिए इन्होंने कहा कि किस तरह से ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के जो आर्टिकल्स है इसको डाइल्यूट किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम नज़र डालते हैं कि इसके अमेंडमेंट्स पर। ये आर्टिकल में नहीं है लेकिन कुछ हम इसको डिस्कस करते हैं, साफ साफ क्वेश्चन भी इस पर आ जाता है क्या क्या चेंज अभी किए जा रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। सबसे पहले तो है ये सेक्शन 7.2 का, ये ऑनेस्ट ऑफिसर्स, ऑनेस्ट एरर्स और करप्ट मोटिव्स इन दोनों में रिलेट करता है, यानी डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन सी ऑनेस्ट एरर्स है और कौन सा करप्ट मोटिव से किया गया है। ये आएगा सब कुछ आर्टिकल में अभी आएगा। और दूसरा चेंज ये किया गया कि यह प्रायर सैंक्शन मांगता है, यानी किसी भी पब्लिक ऑफिशियल्स पे जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान डिसीजन लिए और इवन रिटायरमेंट के बाद में भी, तो उन पर एक ये प्रायर सैंक्शन मांगता है, और ऐसे ही नहीं किया जा सकता, अनुमति की जरूरत होगी और वो सैंक्शन लेनी होगी लोकपाल, लोकायुक्त, इनसे। और इसके अलावा देखिए ये सज़ा को भी बढ़ाता है कि मिनिमम 3 साल से बढ़ाकर इसका मैक्सिमम 7 साल कर दिया जाए। और अटैचमेंट, यानी पहले उनकी जिसे करप्ट ऑफिशियल्स कोई पाया जाता है, जैसे जोशी दंपति मध्य प्रदेश में पाए गए थे, काफ़ी संपत्ति मिली थी उनके पास में, 350 करोड़ की संपत्ति मिली थी। तो पहले जो थी उनकी प्रॉपर्टीज़ अटैच करने के लिए, यानी सरकार एक्वायर करने के लिए पहले ट्रायल, अब क्या हुआ है, अब ट्रायल कोर्ट की अनुमति ही काफ़ी होगी, और इससे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अनुमति ली जाती थी। तो प्रोसीजर थोड़ा आसान कर दिया गया है इस अमेंडमेंट में। अभी साफ साफ आदेश है कि जो ट्रायल है करप्शन से रिलेटेड उसे 2 साल के अंदर अंदर पूरा करना है। और जो इसका दायरा है, यानी देखिए पहले सिर्फ इंडिविजुअल ब्राइब गिवर्स को कंसीडर करते थे इस करप्शन के केसेस में, अब कॉमर्शियल एंटिटीज़ को भी कंसीडर करते हैं कि कॉमर्शियल एंटिटीज़ अगर किसी तरह का ब्राइब दे रही है वो भी जिम्मेदार हैं, वो भी अकाउंटेबल हैं। जो 8वां चेंज जो है वो जो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस है उन पर भी एक जिम्मेदारी रहेगी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को रोकें किसी भी तरह के करप्शन से संलिप्त होने में। यानी अगर किसी भी कंपनी का कोई एम्प्लॉय जिम्मेदार पाया जाता है उस कंपनी के डिसीजन से रिलेटेड, ब्राइब देने से रिलेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, तो वो कंपनी भी जिम्मेदार होगी। सिमिलर से पॉइंट हैं ये 7 और 8। तो ये आगे 2 पॉइंट भी ऐसे ही हैं, सेम टू सेम।
तो देखिए सबसे पहले तो योगेंद्र यादव मोटा मोटा क्या लिखते हैं, योगेंद्र यादव कहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो चेंज किया जा रहा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, ये पूरा का पूरा डाइल्यूट कर देता है एक्ट को, यानी जो टूथलेस टाइगर इसको बना देता है और करप्शन की डेफिनेशन है उसको ही छोटा बना देता है, एक नैरो डाउन कर देता है ये जो चेंजेस अब आने वाले हैं। और जो देखिए अब बर्डन क्या होगा इससे, अगर चेंज आए तो अब बर्डन और ज़्यादा हो जाएगा, यानी यह बर्डन बढ़ा देता है कि करप्ट को सज़ा दिलवाने में, उसको अंजाम तक पहुंचाने में। और यह जो बाबू और नेता यानी सिविल सर्वेंट्स और पॉलिटिशियन का जो नेक्सस है, एक गठबंधन है, उसको बचाता है। तो इसी तरह से योगेंद्र यादव आगे अब एक एक करके अपना पॉइंट्स पेश करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ये कहते हैं देखिए अभी ब्लैक मनी पे पूरे देश की निगाह है, ब्लैक मनी पे एक चर्चा जारी है, डिबेट जारी है कि ब्लैक मनी जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है वो अच्छे के लिए है कि बुरे के लिए है। लेकिन इसी बीच यह जो चेंज होने जा रहे हैं इस बात पर पूरे देश में किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ये बात अपने आर्टिकल में लिखते हैं योगेंद्र यादव। सबसे पहले जो पॉइंट उठाते हैं योगेंद्र यादव, ये उठाते हैं कि देखिए आज से पहले क्या था, यानी जो 1988 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसमें जो डेफिनेशन है वो ये है कि एनी वैल्यूएबल थिंग और पिक्यूनियरी एडवांटेज बाय द इलीगल ग्रेटिफिकेशन और बाय अब्यूजिंग हिज पोजीशन और एज ए पब्लिक सर्वेंट। इसका मतलब यह है कि किसी भी तरह की वैल्यूएबल थिंग या फिर कुछ भी पैसों का एडवांटेज या फिर दूसरा इलीगल ग्रेटिफिकेशन अपनी पोजीशन का यूज करते हुए अगर पब्लिक सर्वेंट पाता है तो वो करप्ट पॉलिटिशियन है, करप्ट सिविल सर्वेंट है। तो देखिए इसमें दोनों है, इकोनॉमी भी है और फिनेंशियल भी है, मतलब दोनों एडवांटेज है इसमें, इकोनॉमी भी है और मोरल करप्शन भी है, हर तरह का करप्शन इसमें है। पेन थोड़ा चल नहीं रहा है, क्या हो गया इसको, ठंड ज़्यादा है। तो देखिए इस तरह का जो है, अब क्या है, अब इन्होंने चेंज क्या किया है, अब चेंज के अंदर ऐसी इन्होंने डेफिनेशन बना दी है कि जो चीज़ वो इकोनॉमी नहीं है, यानी जिससे पब्लिक सर्वेंट को इकोनॉमिक फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो करप्शन के अंडर नहीं आती। तो देखिए अब ध्यान से देखिएगा, पहले दोनों थे, दोबारा से बोलता हूं मैं, 1988 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दोनों थे। इकोनॉमिक अगर फायदा होता है पब्लिक सर्वेंट को वो तो करप्ट है ही है, अगर इसके अलावा कुछ हिडन फायदा होता है, हिडन फायदा जैसे अभी आएगा, हिडन फायदा मतलब देखिए अगर कोई पब्लिक सर्वेंट, आप मान लीजिए कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जोशी दंपति जो करप्ट पाए गए थे, उन्होंने रिश्वत ली पॉलिटिशियन से, तो देखिए वो साफ साफ करप्ट है ही है। अगर कोई वो ऐसा काम करते हैं पॉलिटिशियन के लिए कि वो दिख नहीं रहा है, लेकिन बाद में जैसे उनको अच्छी पोस्टिंग दे दी गई, रिटायरमेंट के बाद में उनको अच्छा कहीं कुछ ऐसा चीफ बना दिया गया, हेड का डिपार्टमेंट एंड कुछ वुमेन कमीशन की कोई लेडी मेंबर है तो उनको वुमेन कमीशन का मेंबर बना दिया गया, ये भी तो करप्शन ही हुआ ना। ये दूसरे टाइप का करप्शन है, एक में आप साफ साफ तौर पर पैसा ले रहे हो, दूसरे में आप पैसा नहीं ले रहे हो लेकिन फिर भी काम कर रहे हो, इलीगल काम कर रहे हो जिसका फायदा आपको बाद में होगा, तो ये भी एक करप्शन ही है। लेकिन अभी फिलहाल के जो चेंजेस आए हैं उसमें साफ साफ इस चीज को इग्नोर कर दिया गया, उसमें सिर्फ इकोनॉमिक चीज है, यानी उनको किस चीज का फायदा हुआ हो और दूसरी चीज नहीं है। तो अगला देखते हैं, ये अगला जो है हमारा ये उसी से रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन का आंसर था, क्वेश्चन जो था इस पे एक बनता है, सेक्शन 13(1)(d) पे भी एक साफ साफ क्वेश्चन बनता है, वाई द सेक्शंस। तो आप ये क्वेश्चन कीजिएगा, कमेंट की फॉर्म में इसका आंसर दीजिएगा। पहले भी पिछली वीडियो में देखिए आप हमेशा कहते हैं कि क्वेश्चन देने के लिए, जब क्वेश्चन लिखता हूं तो मैं आप इसका आंसर नहीं करते, सिर्फ एक पर्सन जिसका नाम है सुबोध पाटिल, सिर्फ उसी ने आंसर किया है क्वेश्चन का। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, सही में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप थैंक यू मत लिखिए, वीडियो के नीचे आप थैंक यू मत लिखिए, हमारी डिस्कशन तो चलती ही रहेगी। थैंक यू के बजाय आप जो ये डिस्कशन करें, हमारी एक कम्युनिटी है, इसके बारे में कुछ ना कुछ लिख दीजिए, एक डाइवर्स व्यूज़ निकल कर आएंगे और हमारे व्यूज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये आप प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। तो देखिए दूसरा जो पॉइंट है, लॉ कमीशन ने भी यही चीज़ की, लॉ कमीशन ने कहा कि इसकी डेफिनेशन बढ़ा दी जाए और उन्होंने कहा कि देखिए पब्लिक परफॉर्मेंस को भी इसमें शामिल किया जाए, यानी सिर्फ इकोनॉमिक चार्जेस ना होकर एक पब्लिक परफॉर्मेंस को भी इसमें शामिल किया जाए। और इसके अलावा देखिए ये अभी फिलहाल अगर ये चेंज हुआ तो एक जो हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस हैं, जैसे 2G केस है, ये सारे ऐसे केस हैं, इनमें क्या होता है देखिए हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, इनमें अब टेबल के नीचे थोड़ा ना कोई रिश्वत देता है 10, 50, 100 रुपये, ये हाई प्रोफाइल केसेस हैं, इसका फायदा लॉन्ग टर्म में होता है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया ऑफशोर ट्रांजैक्शन, यानी विदेश में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करती जो हमें पता भी नहीं लगेगा, और नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन जैसे कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स और ऐसी पोस्ट से रिलेटेड सॉरी, और ऐसे देखिए अब ये चीजें हैं। अब डिमांड ये है कि दोनों होने चाहिए, इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी और ऐसे बेनिफिट्स जो अभी साफ साफ दिख नहीं रहे हैं, बाद में देखने को मिलेंगे। दूसरा जो ये पॉइंट उठाते हैं योगेंद्र यादव, वो ये उठाते हैं कि देखिए अभी क्या है, उनको करना पड़ता है, एक सेकेंड,
अभी क्या रूल है कि जो अगर देखिए किसी भी करप्ट पब्लिक सर्वेंट की उनकी अगर संपत्ति डिसप्रोपोर्शनेट पाई जाती है, यानी आय से अधिक संपत्ति पाई जाती है, यानी देखिए सैलरी है 60,000, 70,000, 80,000 जितनी भी है, लेकिन आपके पास संपत्ति मिलती है 60 करोड़ की, तो इसका मतलब साफ साफ है कि आपने करप्शन किया है। लेकिन अब एक चेंज निकल कर आ रहा है, यानी गवर्नमेंट ने एक चेंज सजेस्ट किया है कि जिसके तहत में देखिए अभी जो प्रोसिक्यूशन है यानी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनको प्रूव करना पड़ेगा कि इन्होंने ये संपत्ति अपने आप को करप्ट माइनों में कमाई है। यानी पहले तो देखिए अंडरस्टूड मान लिया जाता था कि अगर डिसप्रोपोर्शनेट संपत्ति है, कुछ आय से अधिक संपत्ति है, मैच नहीं हो पा रही है सैलरी से, तो इसका मतलब इन्होंने करप्ट माइनों में कमाई है वो। लेकिन अब ये चेंज करने जा रहे हैं, अब जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनको प्रूव भी करना पड़ेगा कि कहां से ये पैसा आया और कैसे आया, जो एक ट्रेल है वो दिखानी पड़ेगी। और दूसरा इसके बारे में देखिए, अब पहले क्या होता था, जो 1988 राइट टू प्रिवेंशन एक्ट है, उससे पहले क्या होता था कि जो ये करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स हैं, अगर देखिए उनके पास में आय से अधिक संपत्ति पाई गई है तो ये बाद में कह देते थे, यानी मिलने के बाद में कह देते थे कि हमारे पास फ्रेश सोर्स आ गए हैं। यानी देखिए कुछ चाचा का दिखा दिया, भाई का दिखा दिया कि भाई के साथ मैंने मिलकर बिजनेस किया है। यानी पकड़े जाने के बाद में जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने संपत्ति पकड़ लिया आय से अधिक, उसके बाद में ये दिखा देते थे कि देखिए हमारे पास फ्रेश सोर्स हैं, हमने ये सोर्स ऑलरेडी डिक्लेयर नहीं कर रखे, लेकिन कुछ और सोर्स भी हैं जिसके तहत में हमने ये संपत्ति कमाई है। तो 1988 जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ने उसने क्या किया, इस लूप होल को कर्ब कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, बाद में जो सोर्स डिक्लेयर किए जाएंगे वो नहीं मानेंगे, पहले से आप अपने सोर्स डिक्लेयर करके रखिए। तो अब सरकार यह सजेस्ट कर रही है कि इस क्लास को भी हटाया जाए, यानी इस चीज को भी हटा दिया जाए, और उनके पास में अब मौका रहेगा फिर से करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स के बाद में कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अगर उनकी कुछ आय से अधिक संपत्ति पकड़ती है तो वो बाद में दिखा देंगे कि हमारे पास फ्रेश सोर्सेज हैं। तो ये इस तरह का भी देखिए हाईली क्रिटिसाइज्ड इन्होंने किया है, और ये सही बात भी है अगर ये सच है तो देखिए। लेकिन हर एक बात के अलग अलग मायने निकलते हैं, जब तक कि इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट्स नहीं आएंगे तो वो कैसे पता लगेगा हमें। और देखिए ही गैव ए ब्राइब, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें दोनों हैं, ब्राइब गिवर और जो दोनों, यानी जिसने रिश्वत ली है और जिसने रिश्वत दी है, दोनों जिम्मेदार हैं। अब पुराने जो हमारा करप्शन एक्ट था उसमें ऐसा नहीं था, उसमें सिर्फ ब्राइब टेकर जिम्मेदार था और ब्राइब गिवर जिम्मेदार नहीं था। देखिए कुछ हद तक तो इन पर सजा होनी चाहिए, यानी जो लोग रिश्वत देते हैं वो भी एक जिम्मेदार हैं और इन पर कुछ तो सजा होनी चाहिए। लेकिन अब क्या है, अब तो देखिए कोई केस ले जाने से ही डरेगा, यानी एक कोलिशिव करप्शन होता है। कोलिशिव करप्शन जैसे कि कई बार क्या होता है, रिश्वत मांगते हैं, यानी कई बार होता है ऐसे है कि आप हमारा केस ले लीजिए, जैसे हमारा आईएएस में सिलेक्शन हो गया और हमें मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। अब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, 2 दिनों के अंदर हमें यह चाहिए, 2 दिनों के अंदर अंदर हमें यह सर्टिफिकेट चाहिए, और वहाँ पर भीड़ बहुत है और मना कर रहा है, सीएमओ मना कर रहा है कि हमें वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो हम फोर्स्ड हैं, हमें पता है कि देखिए अगर 2 दिनों के अंदर में हम सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा हमें, तो हमारी पूरी की पूरी जो आईएएस है, मतलब कोई भी जॉब मान लीजिए, आईएएस मान लीजिए, एसएससी कोई भी जॉब है, जॉब तो जॉब होती है, तो देखिए उसमें हमारी सालों की मेहनत खराब चली जाएगी। तो हम फोर्स हैं, हम मजबूर हैं रिश्वत देने के लिए, यानी 2 दिनों के अंदर हमें वो सर्टिफिकेट चाहिए, तो हमें लगेगा कि ठीक है यार रिश्वत दे देते हैं। ये कैसी सर्कमस्टांसिस हैं। तो देखिए एथिक्स में तो बहुत सारे इसके सॉल्यूशन निकलेंगे, रिश्वत देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, आगे हमें इसका इंटीमेट करना चाहिए हायर अथॉरिटीज़ को। यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए, अभी फिलहाल हम मजबूर हैं तो हम रिश्वत दे देते हैं, कल को देखिए वो सीएमओ पकड़ा जाता है तो इसका मतलब तो हम भी जिम्मेदार हैं, हमने उस टाइम पर रिश्वत दी थी अपनी सर्कमस्टांसिस के लिए, तो हमारे पे भी केस चलेगा, तो हमारी नौकरी तो वैसे भी गई, हम पे केस चलेगा। तो यही बात है, 2 तरह के करप्शन होते हैं, एक कोलिशिव करप्शन होता है जिनमें फोर्स किया, कोलिशिव करप्शन में गठबंधन होता है। ये करप्शन ऐसा होता है जैसे कि कोई कंपनी ऐसा कहती है कि देखिए बहुत सारे टैक्स लाज होते हैं, पेन तो बिल्कुल ही धोखा देगा आज, जो टैक्स लाज होते हैं इसको इंटरप्रेट करना होता है पब्लिक ऑफिशियल्स को, और जो ये पब्लिक ऑफिशियल्स हैं इसको अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो देखिए ये कंपनी इनके पास में जाती है और ऑफिशियल्स को कहती है देखिए आप इसको इस तरह से इंटरप्रेट कीजिए कि हमारा कम से कम लॉस हो, तो इससे क्या होता है, इनको भी फायदा और इनको भी फायदा, और सरकार का नुकसान, जनता का नुकसान, क्योंकि वो जो पैसा यहाँ से आता कंपनी की तरफ से वो जनता के डेवलपमेंट में ही तो होता, तो दोनों को नुकसान। जो इस तरह का केस है देखिए, ये इसको कहते हैं कोलिशिव करप्शन। और दूसरा का करप्शन होता है कोर्स करप्शन।
कोर्सिव करप्शन वो करप्शन होता है जिसमें फोर्स किया जाता है, यानी एक आम आदमी आधार कार्ड बनवाने जाता है तो पब्लिक ऑफिशियल उसको डिनाई कर देता है कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगा, तो आप रिश्वत दीजिए तभी मैं बनाऊंगा। पुलिस स्टेशन में आप जाते हो, पुलिस कहती है कि आप 100 रुपये 200 रुपये दीजिए तभी आपकी FIR लॉन्च होगी। तो इस तरह का जो करप्शन है वो कोर्सिव करप्शन है। तो इन दोनों में एक डिफ्रेंशिएट किया जाना चाहिए। तो देखिए जो कोलिसिव करप्शन है उसमें तो देखिए ब्राइब गिवर को भी सजा मिलनी चाहिए जिसने रिश्वत दी है, लेकिन कोर्सिव करप्शन में तो डेफिनेटली जो ब्राइब गिवर है जिसने रिश्वत दी है उसको तो सजा नहीं दी जा सकती। तो ये सेकंड ARC की भी रिकमेंडेशन है कि इस हर एक केस को इस नज़रिए से देखा जाए कि कोर्सिव करप्शन है या कोलिसिव करप्शन, यानी जानबूझकर रिश्वत ली गई है या फिर उन्होंने जानबूझकर रिश्वत दी है, कुछ इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाए। और इसका एक डेटरेंट इफेक्ट होता है। देखिए अगर ब्राइब गिवर को डर लगेगा हमेशा कि कहीं मेरा भी नाम ना आ जाए, इसलिए वो बताएंगे नहीं। अब जैसे विजिलेंस कमीशन में शिकायत दे देते हैं, तो इस तरह से एक डेटरेंस क्रिएट होएगा, ब्राइब गिवर्स में भी सजा का प्रावधान है। और दिया किस लिए है? दिया तो साफ साफ इसलिए गया कि दोनों साइड को बैलेंस बनाने के लिए। जो अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सेक्शन 17A से को ऐड करने से रिलेटेड है। देखिए अब क्या होता है, अब क्या होगा, इस नए जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है उसके अनुसार कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करप्ट ऑफिशियल के खिलाफ में जांच नहीं कर सकेगी और उनको अनुमति लेनी पड़ेगी लोकपाल या लोकायुक्त से। तो देखिए, और इसके अलावा जो राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी है उसने तो यह बात की गई है कि कुछ ऐसी अथॉरिटी को इसकी पावर दे दी जाए अनुमति की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कि जो हटाई जा सकती है सरकार की पावर से, यानी वो सरकार उस अथॉरिटी को हटा सकती है। तो देखिए इससे तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। और अब देखिए मुद्दा यह उठता है कि इसका जो पर्पस है वो तो यह है कि जो ऑनेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनको बचाया जाए, जो इम्प्रॉपर हरासमेंट उनके खिलाफ में होती है। लेकिन इस बात का क्या मंक्शन है, जो आप सैंक्शंस लेने की बात कर रहे हो, इवन इंक्वायरी से पहले ही, यानी इंक्वायरी तो बाद में होगी, उससे पहले भी सैंक्शन लेना पड़ेगा। जब तक कि इंक्वायरी होगी ही नहीं तो तब तक पता कैसे लगेगा कि उसने करप्शन किया ही नहीं है। तो आप सैंक्शन उससे पहले ही दे रहे हो, इंक्वायरी से पहले ही आप सैंक्शन दे रहे हो। जब तक इंक्वायरी नहीं होएगी तो उससे पता कैसे लगेगा? और ये तो इंक्वायरी से ही पता लगेगा ना कि उन्होंने करप्शन किया है कि नहीं किया। तो जो इंक्वायरी से पहले सैंक्शन है उस पर तो देखिए यू कैन से दैट इट इज इलॉजिकल। या तो ऐसा कुछ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की बात की जाए कि थोड़ी बहुत इंक्वायरी की जाएगी, उसके बाद में सैंक्शन मिलेगा। जो अगला पॉइंट है वो है रिटायर्ड ऑफिशियल्स को लेके। देखिए अभी से पहले क्या होता था कि जो ऑनेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनको बचाने के लिए एक अनुमति लेनी पड़ती थी, सिंगल डायरेक्टिव जिसे कहते हैं। और जॉइंट पार्लियामेंट जो जॉइंट सेक्रेटरी होता है उससे ऊपर के ऑफिशियल्स को यह अनुमति लेनी पड़ती थी ताकि पॉलिसी पैरालिसिस को बचाया जा सके। और काफ़ी टाइम तक इसमें अगला पॉइंट आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया था कि सरकार लेकिन उस बात को, उस चीज़ को फिर से ले आती है। अब सरकार ने क्या किया है, इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट में अब रिटायर्ड ऑफिशियल्स भी इसके दायरे में आ गए हैं। यानी जो रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो उनको उनके खिलाफ में भी एक्शन लेने से पहले अगर इन्वेस्टिगेशन या फिर कुछ किसी तरह का उन पर केस दर्ज होगा या फिर जांच होगी या केस चलेगा तो इसके रिगार्डिंग भी अनुमति लेनी पड़ेगी सरकार से। तो इस तरह से अब इस जो ये पहले सर्विंग पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए जो ये प्रोविजन था, अब रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट्स की ओर भी ये बढ़ा दिया गया ताकि फियरलेस वो डिसीजन ले सकें। और देखिए ये सारा इससे क्या होंगे, सारे जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं इससे जो विक्टिम्स हैं वो डिस्करेज होंगे, वो करप्शन को उजागर करने में डरेंगे और केस उन पर चलेगा तो वो भी डाइल्यूट रहेगा। यानी अब सरकार का जो फोकस है करप्शन को रोकने से ज़्यादा जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको उनको बचाने की तरफ ज़्यादा है। तो इस तरह के ये चेंजेस सरकार कर रही है। और ये सिंगल डायरेक्टिव का केस है थोड़ा। अब देखिए इससे क्या होता है, ये बाद में कंक्लूजन में कहते हैं कि जो बाबूडम है, बाबूडम मतलब जो इनका बाबुओं का राज है वो जीत गया है। सिंगल डायरेक्टिव यानी उनके खिलाफ में जांच करने से पहले एक अनुमति लेनी पड़ती थी सरकार से। और देखिए इसका मतलब यह था कि जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर कोई भी पब्लिक ऑफिशियल को खिलाफ जांच नहीं की जा सकती विदाउट परमिशन, गवर्नमेंट के परमिशन के। विनीत नारायण केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को इलीगल बता दिया गया था 1997 में, जो विनीत नारायण का केस है। और दोबारा से एक लॉ का प्रोविज़न किया सरकार ने और इस जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको हटा दिया गया, डाइल्यूट कर दिया गया। और दोबारा से सेम ऑर्डर 2014 में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फिर से प्रपोज किया और फिर से सरकार अब देखिए आपके सामने है कि इस प्रपोज अमेंडमेंट में सरकार लेकर आई है जिससे कि दोबारा से जो किसी भी हायर जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर कोई पब्लिक ऑफिशियल है तो उसके खिलाफ जांच करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी जो बाबू हैं, बाबू लोग फिर से जीत गए हैं। यानी इनकी लॉबी है, लॉबी ने जो सरकार ने इनकी लॉबी का मानते हुए इनके पक्ष में एक लॉ लाने की कोशिश की है।
तो देखिए जो ये इस आर्टिकल में बस इतना ही है। जो अगले जो 2 आर्टिकल्स हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो है AIDMK और DMK जो तमिलनाडु से रिलेटेड पॉलिटिक्स है, सोशल मूवमेंट तो ज़्यादा इसमें नहीं है, उससे रिलेटेड ही है। और दूसरा जो है ये डिमोनेटाइजेशन के रिलेटेड है। डिमोनेटाइजेशन पे हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन आएगा इस पे 12.5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सॉरी। तो ये आर्टिकल भी आप मत पढ़िए। तो देखते हैं अगली वीडियो में कुछ इंडियन एक्सप्रेस से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं तो वो डिस्कस करते हैं। सो थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन। और जो रिबल्स हैं नुसरा, इनको US जैसी कंट्री सपोर्ट करते हैं, सऊदी अरेबिया US, क्योंकि वो असद के खिलाफ है। US जो है और जो सऊदी अरेबिया, इनके एलाइज हैं सऊदी अरेबिया, ये सब असद के खिलाफ हैं। और देखिए इस पूरे के पूरे सिनेरियो में चेंज तब आया जब रशिया ने घोषणा की। रशिया ने कहा हम असद का साथ देंगे, तो असद के साथ में रशिया ना आकर और ईरान भी आए और मोरल सपोर्ट तो चाइना ने भी दी। जब रशिया अपने हथियार लेके सीरिया की धरती पर पहुंचे और एलोपो पर बमबारी करने लगे तो पूरे के पूरे सिनेरियो में चेंज आ गया। असद की पोजीशन जो वीक थी वो एकदम से मजबूत होनी स्टार्ट हो गई। तो ये सब तो छोड़िए, देखिए अभी फिलहाल का जो केंद्र था वो एलोपो था। एलोपो में वार चल रहा था। एक तरफ थे, यहां से देखते हैं हम, एक तरफ थे सीरिया की फोर्सेस, प्लस में रशिया ये बमबारी कर रहे थे एलोपो के अंदर, प्लस में दूसरी जो थे वो रिबल्स थे। रिबल्स के अंदर अल नुसरा और अलकायदा से रिलेटेड ये हैं। और आयरनी देखिए तालिबान में, और कितने सालों से US कहता है कि हम वार लड़ रहे हैं इस तरह से। मतलब और भी ऐसे बहुत सारे रिबल्स हैं, अल नुसरा की बात छोड़िए, और भी बहुत सारे ऐसे रिबल्स हैं जो एलोपो में लड़ रहे हैं और जिनको US सपोर्ट कर रहा है। तो मतलब एक देश में आप साथी हो, एक देश में आप दुश्मन हो। तो एलोपो में ये लड़ाई चल रही थी तो बहुत ज़्यादा गंभीर संकट पैदा हो गया। काफ़ी दिनों से ये लड़ाई चल रही थी और बीच बीच में देखिए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ पर उत्पन्न हो गए। पानी की प्रॉब्लम्स, एमिनिटीज़, बेसिक एमिनिटीज़, पूरी की पूरी सिटी तबाह हो गई यहाँ पे। ये देखिए आप इस फोटो से पता लगता है कि कितना गंभीर वहाँ पे बमबारी या फिर कितना पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया। ऊपर वाली पिक्चर देखिए और नीचे वाली पिक्चर देखिए, क्या था ये शहर और क्या हो गया है। एलोपो एक एंशिएंट सिटी थी, एक हेरिटेज सिटी थी और पूरी की पूरी सिटी तबाह हो गई। ये माइग्रेंट क्राइसिस वहाँ पर पैदा हो गए हैं। तो देखिए बीच बीच में हुआ ऐसे कि रशिया ने और सीरिया ने एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कॉरिडोर भी प्रोवाइड किया। कॉरिडोर यानी माइग्रेंट्स को जाने देने के लिए, सिटी से निकलने देने के लिए। उनको अभी उन पे चार्जेस लगाकर उनको सजा भी हो गई है। तो ये केस में तो साफ साफ सबूत देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इससे होता क्या है, इन चीज़ों से आर्मी का एक मोराल जो है वो डाउन हो जाता है। एक इमेज जो है आर्मी की, अच्छी इमेज है जनता के बीच में, वो स्पॉइल हो जाती है। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि इस तरह के केसेस को सिर्फ एक अधर में ना छोड़ दिया जाए। ऐसा ना हो कि 7-8 साल ये केस चले बाद में वो रिहा हो जाएं। तो CBI पर यह जिम्मेदारी है कि वो इस केस को अंत तक लेके जाए और एक अच्छे सिरे से इसकी जांच की जाए। तो ये पूरा आर्टिकल था। अगला जो आर्टिकल है वो एलोपो से रिलेटेड है। एलोपो आपको पता होगा, पहले भी हमने डिस्कस किया था, सीरिया के अंदर में ये एलोपो सिटी है और सीरिया में, पूरे सीरिया में एक वार चल रहा है और फिलहाल एलोपो इसका केंद्र है। एलोपो में सीरिया और रशिया की फोर्सेस लड़ रही हैं रिबल्स के खिलाफ में। तो देखिए इस वार की पूरी शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए शुरुआत तो आपको पता ही होगा, सीरिया सिविल वार जब हुआ, यानी जो अरब में स्प्रिंग रेवोल्यूशन आया, यानी जो वहाँ की मोनार्कीज थी, ऑटोक्रेटिक रेजीम थे, वहाँ एक क्रांति उभर कर सामने आई। तो कई देशों में, जैसे ट्यूनीशिया में सबसे पहले सामने आई, इजिप्ट में भी हुई जहाँ मोरसी आए और होस्नी मुबारक को हटाया गया, और सीरिया में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन सीरिया में यह कहते हैं कि ये जो रेवोल्यूशन था वो अंदरूनी हिस्सों से उभर कर ना कर एक बाहरी हिस्सों से कहने का मतलब है दूसरे देशों ने इस चिंगारी को हवा ज़्यादा दी और मल्टीपल सेंटर्स यहाँ पर उभर कर आए। कैसे? देखिए असद का रजीम है सीरिया के अंदर में असद का रजीम है, तो मल्टीपल सेंटर्स वहाँ उभर कर आए। कुछ लोग यानी अल नुसरा जो अलकायदा का फ्रंट है, बाद में IS भी यहाँ पर उभर कर आया। तो एलोपो सिटी पर IS का कब्जा ना होकर जो अलकायदा से रिलेटेड फ्रंट्स हैं, अल नुसरा, इनका कब्जा था। और काफ़ी टाइम से जो असद हैं इसको छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो छुड़वा नहीं पा रहे थे। जो असद का रजीम है, यानी सीरिया में जो फिलहाल राज कर रहे हैं असद, इनकी काफ़ी स्थिति कमज़ोर हो गई थी। लेकिन आप चले जाइए, यहाँ पर वार चल रहा है, लेकिन कुछ लोग फिर भी अपनी मातृभूमि को छोड़कर जाना नहीं देना चाहते। और दूसरा देखिए दोनों साइड कहती हैं, रशिया और सीरिया यह कहते हैं कि जिन्होंने बमबारी करी कि जो रिबल्स हैं वो यूज करते हैं जनता का बचने के लिए, यानी वो उनको आगे रखते हैं और इसीलिए वो बमबारी में मारे जाते हैं। और जो रिबल फोर्सेस है ये कहते हैं कि इन्होंने हॉस्पिटल्स को भी नहीं छोड़ा। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। लेकिन अभी 85% जो सिटी है,
यानी एक कंक्लूजन निकलता दिखाई दे रहा है। 85% सिटी पर कब्जा अभी सीरिया फोर्सेस का हो गया, यानी असद फोर्सेस का हो गया। अब ये दिनों की बात है, यह बस दिनों की बात है कि जल्द से जल्द वो, अब कुछ भी इसमें दो राय या डाउट नहीं है कि वो इस पूरी सिटी पर कब्जा कर लेंगे। यानी एलोपो सिटी पर जिस पर सीरिया के फोर्सेस कब्जा करने की कोशिश कर रही थी, वो अब इनका कब्जा हो जाएगा। अब देखना यह बाकी है कि असद जो फिलहाल सीरिया के प्रेसिडेंट है, इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। यानी या तो देखिए एक और सिटी है, दूसरी सिटीज पर जिन पर अभी भी रिबल फोर्सेस का कब्जा है, या उन सिटीज पर अब कब्जा करने के लिए अपनी फोर्सेस ले जाएंगे, या फिर ये क्या करेंगे, असद एक बातचीत का चैनल खोल देंगे। यानी अब उनकी सिचुएशन मजबूत हो गई है, असद अब मजबूत हैं, तो वो एक बातचीत का चैनल खोल देंगे कि हाँ भाई अब हम मजबूत हैं, तो आप नेगोशिएशन कर लीजिए यूएस के साथ में और बाकी सारी कंट्रीज, ताकि एक मिल बैठकर एक सीरिया की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए। और इससे फायदा असद को यह भी होगा कि फिलहाल जो उनकी आर्मी थकी हुई है, एक रिफ्यूल हो जाएगी उनकी आर्मी और एक री एनर्जाइज कर सकेंगे। तो यह पूरा आर्टिकल था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल यह भी नहीं है, और क्योंकि बिल्कुल डिटेल में यूपीएससी नहीं पूछेगी व्हाट इज़ द इशू ऑफ एलोपो एंड हाईलाइट दिस। बस एक आप एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, आतंकवाद के रूप में कैसे ये हमारी सिटीज़ तबाह हो रही है, माइग्रेंट क्राइसिस में इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने ये डिस्कस किया। ये जो आर्टिकल है, ये सब केस उजागर होने के बाद में 2014 में एक यूटर्न आया कि ओरसी जिनके ऊपर ब्लेम था कि उन्होंने रिश्वत दी है इंडियन एयरफोर्सेस के पर्सनल को, यानी हमारे एयरफोर्स चीफ को, फॉर्मर एयरफोर्स चीफ को, उनको जो छोटी कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, रिहा कर दिया गया, इक्विट कर दिया गया कि ओरसी ने कुछ नहीं किया। और फिर देखिए यह बातें निकल कर आई कि उन्होंने जब कुछ दिया ही नहीं तो हमारे देश में भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक दोबारा इस केस ने पलटी मारी 2016 के अंदर में एक उनकी हाईकोर्ट, यानी इटली की हाईकोर्ट ने फिर से उनको दोषी ठहरा दिया ओरसी को कि आपने साफ साफ रिश्वत दी है। तो उसी के मद्देनजर अब दोबारा से इन पे सुई आ गई एसपी त्यागी पर, और सीबीआई ने पूरी जांच के बाद 2-3 दिन पहले उनको अरेस्ट कर लिया। कल परसों की न्यूज़ थी। तो देखिए और कौन से फैक्टर्स रिलेटेड हैं। और देखिए यह पहली बार नहीं हुआ है किसी हमारे वरिष्ठ मिलिट्री अधिकारी का नाम सामने आया है। इससे पहले भी 1986-88 का ये केस था, एडमिरल नंदा, इन पर करप्शन के चार्जेस लगे थे। इन पर चार्जेस लगे थे कि सबमरीन खरीदी जानी थी जर्मनी से, उसमें इन्होंने रिश्वत ली है। तो देखिए 20 साल के लंबे अंतराल के बाद में, यानी 88-86 में इन पर करप्शन के चार्जेस लगे और 20 साल केस लड़ने के बाद में ये इक्विट हो गए। कोर्ट ने कहा कि इनफ प्रूफ नहीं है इनके खिलाफ में, सीबीआई ने मान लिया कि इनफ प्रूफ नहीं है। और एक ये हाई प्रोफाइल केस सुशील कुमार का केस भी था। ये देखिए ये केस सामने आया था 2006-07 के आसपास में शायद। इन पर आरोप लगे कि इन्होंने बराक मिसाइल जो कि इजराइल से खरीदी जानी थी, यानी इजराइल के साथ में हमारा जो जॉइंट वेंचर है बराक मिसाइल से रिलेटेड, इनमें इन्होंने रिश्वत ली है। तो सुशील कुमार ने क्या किया, सुशील कुमार ने एक इंटेंसिव यूज किया आरटीआई का, और 7 साल तक एक केस लड़ने के बाद में कोर्ट ने इन्हें रिहा कर दिया। कोर्ट ने कहा नहीं, इनके खिलाफ में इनफ सब्सटेंस नहीं है। तो देखिए यह केस तो अलग है, इस केस में तो साफ साफ इटली से हमें सबूत मिले हैं, इटली की कोर्ट ने। Good morning, today is 12 December 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. आज भी थोड़ा लेट है, हम धीरे धीरे हम कोशिश करते हैं कि हमारी डिस्कशन का जो स्टार्टिंग टाइम है वो 7 बजे इन द मॉर्निंग रखा जाए, और धीरे धीरे इसी की ओर हम जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है वो पूर्व एयरफोर्स चीफ एसपी त्यागी के अरेस्ट से रिलेटेड है। देखिए ये फॉर्मर हमारे एयरफोर्स के चीफ थे और इन्होंने स्कैम किया अगस्ता वेस्टलैंड के जो चोपर्स थे, वीआईपी चोपर्स थे, उनके खरीदारी में। ये देखिए थोड़ा सा इस पे हम नज़र डाल लेते हैं। वैसे तो देखिए बिल्कुल डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 1 मिनट के अंदर अंदर इस पे थोड़ा नज़र डालते हैं। 1999 में हमारी एयरफोर्स ने कहा कि हमें वीआईपी चोपर्स चाहिए, तो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा ठीक है आप ले लीजिए। 12 चोपर्स देने की बात हुई और अगस्ता वेस्टलैंड से ये चोपर खरीदे जाने थे। 3726 करोड़ में ये डील साइन हुई। और देखिए उसके बाद में 2011 में एक मामला सामने निकल के आया। अभी तक इन एयरक्राफ्ट की, यानी वीआईपी जो चोपर्स थे, इनकी डिलीवरी भी नहीं हुई थी कि ओरसी जो चीफ हैं, ये इनकी पेरेंट कंपनी है जो जिनका नाम है फिनमे कैनिका, और ये अगस्ता वेस्टलैंड की पेरेंट कंपनी है। तो इसके चीफ की अरेस्ट हुआ इटली में यह सामने पेपर्स निकल कर आए कि इन्होंने जो ये अगस्ता वेस्टलैंड चोपर्स बेचे जाने थे इंडियन एयरफोर्स को, उसमें कुछ घोटाला हुआ है, कुछ रिश्वत की लेन देन हुआ है। इसी के मद्देनजर ओरसी इस कंपनी के जो सीईओ है वो गिरफ्तार हुए इटली के अंदर। जब वो इटली के अंदर गिरफ्तार हुए तो हमारे देश में भी देखने को मिला कि कैसे वो गिरफ्तार हुए, यानी हमारे एयरफोर्स ने भी, अगर वहाँ से किसी ने रिश्वत ली है तो यहाँ से किसी ने ली, मतलब वहाँ से किसी ने दी है तो हमारे यहाँ से किसी ने तो ली है ना। तो इसीलिए पूरा जो स्कैम उजागर हुआ इंडिया में, इसकी जांच शुरुआत हुई।
सीबीआई ने केस रजिस्टर किया 2013 के अंदर में। 2013 के अंदर में यूपीए ने जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी प्रोब का गठन किया। 2014 में देखिए हमने कहा कि हमें खरीदने ही नहीं, हमने वो टर्मिनेट कर दी पूरी की पूरी डील, हमने कहा हमें नहीं चाहिए। और 2000 एक यूटर्न आया देखिए